आप सभी तो जानते ही हैं कि आज की जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी एक बेसिक नीड बन चुकी है। जहाँ तक की बात करें टेक्नोलॉजी की, आज हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी हमारे हर किसी काम में बहुत मदद करती है। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे बच्चों की पढ़ाई, बड़ों की नौकरी और बुजुर्गों के टाइम पास का एकमात्र ज़रिया था टेक्नोलॉजी। इंडिया आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऐसे ही उनको आगे बढ़ने के लिए हमारी स्पेशल टीम उनको प्रोत्साहित करती है। लेकिन इंडिया में अभी भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पर लोग अभी भी टेक्नोलॉजी से वंचित हैं। और आप सबको ये भी पता होगा कि बच्चों का इससे बहुत बड़ा नुकसान है, इससे उनको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। कंप्यूटर और फोन का एक्सेसिव यूज भी उनके आंखों और कानों पे कोई प्रॉब्लम ला सकता है। और आप सब ये तो जानते ही होंगे कि आजकल की जनरेशन के अंदर वीडियो गेम्स का क्रेज कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और वो आउटडोर गेम्स जैसे फुटबॉल और क्रिकेट जैसे गेम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, जिस कारण उनकी हाइट भी नहीं बढ़ पाती और उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। और आप सब जानते ही हैं कि लॉकडाउन के टाइम पर सब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई थी, तो इस वजह से आज की डेट पे छोटे छोटे बच्चों के पास भी फ़ोन है। मैं आपका होस्ट प्रियांश शर्मा आज आपको फर्स्ट कंप्यूटर से लेकर के आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में कितना डिफरेंस आ गया ये बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक मिस ना कर पाएं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पास इस टाइम पे कौन सा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है। और आपने हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स रिकैप वीडियो पर बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए आपका शुक्रिया। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक कंप्यूटर्स में 5 जनरेशन आ चुकी हैं। अब आप इस ग्राफ को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारी कंप्यूटर की जनरेशन किस हिसाब से बांटी गई है। अब जब स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर 1821 में चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था और इसका नाम द बेबेज डिफरेंस इंजन था। द बेबेज डिफरेंस इंजन की इन्वेंशन मैथमेटिकल टेबल्स को कंपाइल करने के लिए किया गया था। 1856 में अगस्त्या एडा किंग, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और राइटर भी थी, इन्होंने द बेबेज डिफरेंस इंजन के अंदर मॉडिफिकेशन की और उसका नाम एनालिटिकल इंजन रख दिया था। और इसके बाद चार्ल्स बेबेज के बेटे ने भी इनके प्रोजेक्ट पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ ही प्रोग्राम रन करते थे और उनमें भी कुछ एरर्स थे। अब बात करते हैं फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर की, जो कि कोई भी प्रोग्राम इजीली रन कर पाता था। एक फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर जॉन विंसेंट एटनसॉफ, जिन्होंने की फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था। जॉन विंसेंट एटनसॉफ ने जो कंप्यूटर इन्वेंट किया था उसका नाम एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर रखा गया था और लोग उसे एबीसी के नाम से भी जानते हैं। जॉन विंसेंट एटनसॉफ और उनका एक ग्रेजुएट असिस्टेंट जिसका नाम क्लिफोर्ड ई बेरी था, उन्होंने मिलकर के एबीसी को इन्वेंट किया था। अब आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि एबीसी का नाम कैसे रखा गया था। एबीसी का 1939 में एक स्मॉल प्रोटोटाइप बनाया गया था जिसको टेस्टिंग के लिए बनाया था। एबीसी का जो प्रोटोटाइप बनाया था वो डाटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता था और इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट्स लगे हुए थे जिनका यूज एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होता है। प्रोटोटाइप के बाद और अच्छा डिजाइन बनाना स्टार्ट किया गया और उसके अंदर जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया गया और उसको हम एबीसी के नाम से जानते हैं। एबीसी को 1939 से 1942 तक डेवलप करना स्टार्ट किया गया, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई और फिर उसकी डेवलपमेंट वहीं रोक दी गई। एबीसी के अंदर 300 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था और इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया था। और एबीसी में अरिथमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिक ऑपरेशंस और बाइनरी नंबर का यूज होने वाले जैसे फीचर्स थे। एबीसी की कॉस्टिंग उस टाइम के $3,50,000 के बराबर थी, जो कि आज के $5,51,000 के बराबर है।
और एबीसी का वेट करीब करीब 700 पाउंड के बराबर था। फिर जॉन मॉचले और जे प्रेस्पर एकर्ट ने एक नया कंप्यूटर बनाया जिसका नाम एनिक था। जॉन मॉचले एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे और जे प्रेस्पर एकर्ट एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। और एनिक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कंप्यूटर है। एनिक को जॉन मॉचले और जे प्रेस्पर एकर्ट ने पेनिसिल्वेनिया में 1946 में बनाया था। एनिक को बनाने के लिए $4,87,000 का उस टाइम पे खर्चा आया था, जो कि आज के $6,91,000 है। और इसको जेंट ब्रेन भी बुलाते थे। और एनिक को 1946 में यूएस आर्मी ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया था, लेकिन एनिक को नवंबर 1947 तक शट डाउन कर दिया था और उसको 1947 में अबर्डन प्रोवाइडिंग ग्राउंड में भेज दिया गया था और वहां पर उसके ऊपर कंटिन्यूसली ऑपरेशन किए गए थे। फिर दिन था 21 जून 1948 का। वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सोड प्रोग्राम कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम मैनचेस्टर बेबी रखा गया था। मैनचेस्टर बेबी को यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में फ्रेडरिक विलियम्स, टॉम किल्वर और जियोफ टॉटिल ने बनाया था। मैनचेस्टर बेबी को स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट मशीन के नाम से भी जाना जाता था। मैनचेस्टर बेबी में सिर्फ 32 वर्ड्स की स्टोरेज थी, यानी 1024 बाइट्स यानी 1 किलोबाइट। अब 1955 के आते आते कंप्यूटर में ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे। अब 1955 के आते आते कंप्यूटर ने अपने कदम इंडिया की ओर बढ़ाए और जो कंप्यूटर इंडिया में आया था उसका नाम था HEC2M। HEC2M की फुल फॉर्म है हॉलरेट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर और साथ ही साथ ये एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। HEC2M को इंडिया में कलकत्ता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसको आप ISI के नाम से जानते हैं, यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। फिर 1951 के आते आते वर्ल्डविन फर्स्ट नाम का एक कंप्यूटर बना था। वर्ल्डविन फर्स्ट एक कोल्ड वॉर एरा वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर था जिसको MIT सर्वो मैकेनिकल लेबोरेटरी में डेवलप किया था। वर्ल्डविन फर्स्ट कंप्यूटर में पुराने मैकेनिकल सिस्टम्स को रिप्लेस करके नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को लगाया गया था। वर्ल्डविन फर्स्ट पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन 1960 तक चली थी और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का भी यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर वेट में भी हल्के हो गए थे और उनकी स्पीड भी तेज हो गई थी और मेन मेमोरी रैम और रोम की फॉर्म में आ चुकी थी। अब बात करते हैं रैम और रोम के डिफरेंस की। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और वहीं पर ही रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम टेम्परेरी स्टोरेज होती है जिसको हम रीड और चेंज कर सकते हैं और रोम परमानेंट स्टोरेज होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। रैम MB यानी मेगाबाइट में डाटा स्टोर करता है और रोम GB यानी गीगाबाइट में डाटा स्टोर करता है। रैम तभी की तभी इंस्ट्रक्शन स्टोर कर लेता है, लेकिन रोम कंप्यूटर के बूट होने के बाद स्टोर करता है। चलिए अब आगे कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 तक चली थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC के नाम से जानते हैं, उनका यूज किया गया था। IC एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर मिनिएचराइज्ड होते हैं। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए पंच कार्ड को रिप्लेस करके उनकी जगह पे कीबोर्ड और माउस का यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज और वेट कम होने के बावजूद भी ये बहुत कॉस्टली था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर इतने कॉस्टली इसलिए थे क्योंकि उनको एक एयर कंडीशनर की भी जरूरत पड़ती थी। IBM 360 सीरीज ने कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करा था।
IBM सिस्टम 360 1966 में आया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए $5 बिलियन का खर्चा आया था, जो कि IBM ने दिया था। एनईएक्स से IBM सिस्टम 360 मॉडल 50 263 टाइम्स ज़्यादा तेज था। IBM सिस्टम 360 मॉडल 91 1000 प्रॉब्लम और 200 बिलियन कैलकुलेशन सॉल्व कर सकता था। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ चुकी थी, जैसे कि एल्गोल 68, कोबोल, बेसिक और ऐसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की कम हीट होने की वजह से उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम थी, लेकिन आईसी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। चलिए अब वीडियो में आगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक चली। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर वीएलएसआई सर्किट्स को यूज करके बनाए गए थे। वीएलएसआई सर्किट की फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट है। बिलियंस और मिलियंस एमओएस ट्रांजिस्टर्स को एक चिप में लगाने को वीएलएसआई कहते हैं। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी ने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से एडवांस बनाने में बहुत मदद करी थी। पहले आईसी के ज्यादातर फंक्शन लिमिटेड हुआ करते थे, लेकिन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी आने के बाद एक ही चिप सारे फंक्शन परफॉर्म किया करती थी। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन के टाइम पर वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से भी एक चिप पर सिर्फ 10,000 ट्रांजिस्टर ही लगा पाते थे। फोर्थ जनरेशन के आते आते मार्केट में पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर आ चुके थे और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे हो चुके थे और उनकी स्पीड भी बहुत तेज हो चुकी थी। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की तरह एयर कंडीशनर यानी एसी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के पास 5 यूनिट थी, जिसमें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट थी। इसको देखिए, एक साइड से डाटा इनपुट होगा, फिर अंदर प्रोग्राम रन करेगा, उसके बाद ये डाटा मेमोरी में स्टोर होगा और फिर आउटपुट यूनिट से आउटपुट दिखाया जाएगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर कर पाते थे। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी थी, जैसे कि सी, C++ और डीबेज जैसी एडवांस लैंग्वेज भी आ चुकी थी। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आज की डेट के $4,000 के हिसाब से बिक रहे थे। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में एक ऐसा कंप्यूटर भी था जिसको सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते थे, क्योंकि वो सारी कैलकुलेशंस के एक्यूरेट आंसर देता था, जिसका नाम था क्रे XMP। क्रे XMP को क्रे रिसर्च ही बनाते थे और वही बेचते थे। XMP का CPU 9.5 नैनोसेकंड क्लॉक साइकिल से भी तेज चलता था, यानी 105 एमपीएच का था। अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की लास्ट मतलब फिफ्थ जनरेशन की तरफ। कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन 1980 से अभी तक चल रही है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में वीएलएसआई टेक्नोलॉजी को हटाकर उसकी जगह पर यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। यूएलएसआई टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक चिप के अंदर 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग, हार्डवेयर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है। एआई एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर साइंस और रॉबस्ट डेटा सेट्स को मिलाकर बनाया गया है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। 1965 में एडवर्ड और जोशुआ ने एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया था, जिसको बनाने के लिए उन्होंने एआई प्रोग्राम का यूज किया था। एआई एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको एआई के बारे में ब्रीफली समझाया जाएगा।
और जब 2022 में चैट जीपीटी नाम का एक सॉफ्टवेयर आया तो वो एआई का टर्निंग पॉइंट था। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है, जो कि एक एआई चैटबॉट है। चैट जीपीटी को एक ओपन एआई ने डेवलप किया था और इसको 30 नवंबर 2022 में लॉन्च कर दिया था। और जनवरी 2023 आते आते चैट जीपीटी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बन चुका था। फिफ्थ जनरेशन में सारी हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, C++ और जावा जैसी हाई एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी थी। और फिफ्थ जनरेशन में NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आ चुका था। अब आप सब में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे NLP क्या है। NLP कंप्यूटर साइंस और एआई की एक ब्रांच है जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट और बोली हुई कमांड को प्रोसेस करवाया जाता है। और फिफ्थ जनरेशन में ही पैरेलल प्रोसेसिंग एडवांस हो गई थी। अब आप सबके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है। अगर हम कंप्यूटर पर कोई कमांड देते हैं और वो कितना टाइम लेता है उसे एग्जीक्यूट कराने में, उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। और साथ ही साथ फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का इंटरफेस यूजर फ्रेंडली हो चुका था, मतलब उसे कोई भी यूज कर सकता था। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर बहुत पावरफुल और कॉम्पैक्ट हो गए थे और साथ ही साथ उनके प्राइस भी कम हो गए थे। अब आप सबके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि लैपटॉप कब बना और पहला लैपटॉप दिखता कैसा था। मैं आपको बताऊं कि लैपटॉप कंप्यूटर का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि आप कंप्यूटर को हर जगह कैरी नहीं कर सकते, तो लैपटॉप का इन्वेंशन हुआ। पहला लैपटॉप साइज नोटबुक कंप्यूटर इप्सन HX20 था। इप्सन HX20 को सुआवा शिकोशा ने 1980 में बनाया था। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में नए नए गेम्स आने चालू हो गए थे। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। कंप्यूटर से हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और कंप्यूटर में हम डाटा डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और उनको इजीली ढूंढ भी सकते हैं। और कंप्यूटर हमें किसी भी प्रॉब्लम का एक्यूरेट जवाब देता है। और कंप्यूटर के साथ हमें किसी और डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़्यादातर काम हम कंप्यूटर से ही कर सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर, कंपास, इन डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर हमें कंप्यूटर में ही मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूं कि कंप्यूटर से हमारी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर से यूवी रेज निकलती है जो कि हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होती हैं। और साथ ही साथ कंप्यूटर से हमारी हियरिंग कैपेबिलिटी पर भी असर पड़ता है। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल के बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है। वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हैं, जिससे वो आउटडोर गेम्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इससे उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है और बॉडी ग्रोथ भी रुक जाती है। इससे निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन भी हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। पक्षियों की तादाद कंटिन्यूसली कम होने के पीछे रेडिएशन एक बहुत बड़ा कारण है।